हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेफिनेशन के बारे में, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग अदर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिए थे? आइंस्टाइन, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। तो टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे उसका डेफिनेशन। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस when it is illuminated by light of suitable frequency and current flows due to ejected electrons. This phenomena is known as photoelectric effect. समझ गए? और the electrons which are emitted from metallic surface are known as photoelectrons. समझ गए? तो ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को मैं बहुत सिंपल भाषा में यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। समझ गए? देखिए, सपोज ये है एक मेटल, और ये क्या है? मेटल की सरफेस, और इस मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? सपोज ये एक मेटल है, और इस मेटल में ये क्या है? मेटल की सरफेस है। समझ रहे हैं? और इस मेटल की सरफेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये मेटल है, ये मेटल की सरफेस है, और मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन बोल रहा है, जब भी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट मेटल की सरफेस में आके गिरता है, तो मेटल की सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो मेटल की सरफेस में से बाहर निकल जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस में से बाहर निकल जाते हैं लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, वो इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। समझ रहे हैं? और उस करंट को बोला जाता है फोटो करंट। समझ रहे हैं? यह ओवरऑल फेनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। मैं फिर से समझा देता हूं, देखिए रिपीट करके ध्यान से सुनिएगा। जब भी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट आके गिरता है मेटल की सरफेस में, तो मेटल की सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल की सरफेस में से बाहर निकल जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, जिस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। इस ओवरऑल फेनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो फिर से पढ़िए। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। जब सुइटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट इल्यूमिनेट होता है, गिरता है मेटल की सरफेस में, तो मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है मेटल की सरफेस में से, और उन इलेक्ट्रॉन को, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है, और उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। समझ गए? और ये ओवरऑल फेनोमेना को, दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? और द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम मेटेलिक सरफेस आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझा दिया। जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस में से बाहर निकल जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है, और इस फेनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन तो समझ गए, अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल करके आया था, वो नहीं समझा पाए थे।
समझ गए? एक्सपेरिमेंट तो किए थे हर्ज ने, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पाए थे, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हर्ज ने। तो एक्सप्लेन कौन किए थे? आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को समझाए थे। तो दो बातें याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? इस एक्सपेरिमेंट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हर्ज ने, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल करके आया था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उस रिजल्ट को, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को समझाए कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। और कैसे समझाए थे? प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज करके वो इस एक्सपेरिमेंट को समझाए थे। तो चलिए देखते हैं क्या था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? हर्ज ने। समझाए कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो हर्ज ने क्या किए थे? सबसे पहले ग्लास की ट्यूब लिए थे और ग्लास की ट्यूब में दो मेटल प्लेट लिए थे। एक को बोले थे वो एमिटर प्लेट और एक को बोला जाता है कलेक्टर प्लेट, या इसको कैथोड और इसको एनोड भी बोला जाता है, चलेगा, कोई कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। और एमिटर प्लेट को वो एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कलेक्टर प्लेट को वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए थे। और यहाँ पे एक एमिटर वो कनेक्ट किए थे और यहाँ पे वैक्यूम कंडीशन क्रिएट कर दिए थे, समझ गए। और यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो यूज किए थे, समझ गए। ये विंडो ग्लास का भी हो सकता था, लेकिन ग्लास क्या करता है, कुछ रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कुछ रेडिएशन को वो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या किए थे, वो क्वार्ट्ज विंडो यूज किए थे। क्वार्ट्ज विंडो क्या करता है, वो सारे के सारे रेडिएशंस को पास कर देता है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, समझ गए। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ये क्वार्ट्ज विंडो है, ये ग्लास का ट्यूब है, ये एमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। एमिटर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, समझ गए। और यहाँ पे ये यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे वो क्या किए थे, एमिटर कनेक्ट किए थे। एमिटर क्या करेगा, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो शो करेगा। करंट, एमिटर की डिफ्लेक्शन से क्या पता चलेगा, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो पता चलेगा, समझ रहे हैं। और ये क्या है, ये क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो में से वो क्या किए, सनलाइट को पास कराए और सनलाइट को पास करके वो क्या किए, एमिटर प्लेट के ऊपर वो गिराए। और जब एमिटर प्लेट पे आके गिरा तो एमिटर प्लेट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ और वो इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट मूव किए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से। और जब ये कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे तब सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो होने लगा और एमिटर पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ। और एमिटर डिफ्लेक्शन शो से हम लोग को क्या पता चला, करंट फ्लो हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ये था उनका एक्सपेरिमेंट, समझ रहे। तो वो सिंपली बताए थे, जब मैं ऐसा सेटअप अरेंज करके यहाँ पे सनलाइट गिरा रहा हूं एमिटर प्लेट पे, तो यहाँ पे एमिटर पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मतलब करंट पास कर रहा है। कैसे हो रहा है, कैसे पास कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो नहीं समझा पाए थे। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को वो समझा नहीं पाए थे, मैकेनिज्म समझा नहीं पाए थे, लेकिन सिंपली ये बता दिए थे जब मैं यहाँ पे सनलाइट गिरा रहा हूं तो यहाँ पे एमिटर पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझाए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी की मदद से वो समझाए थे। प्लैंक्स क्या बोले थे, याद करिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर के बने होते हैं और उन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्वांटम, और क्वांटम के प्लूरल होता है क्वांटम। लेकिन आइंस्टाइन बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिलते हैं उनको क्वांटम बोला जाएगा, लेकिन लाइट के केस में उन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा फोटोन, समझ रहे हैं। लाइट भी क्या है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, समझ रहे हैं। वो बोले, आइंस्टाइन बोले जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उनको बोला जाएगा क्वांटम,
लेकिन लाइट के क्वांटम को बोला जाएगा फोटोन। समझ रहे हैं? तो यहां पे लाइट आके गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे फोटोन आके गिर रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आके गिर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज किए थे इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। समझ गए? देखिए, वो एक थ्योरी दिए थे और उस थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो अच्छी तरह से समझाए थे। उनके थ्योरी को डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? उनके थ्योरी में जो एक स्टेटमेंट दिए थे, वो जो एक फॉर्मूला दिए थे, उस फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है। और वो फॉर्मूला क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इसको EIV लिखा जाता है। वर्क फंक्शन को W0 या फाई से लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी को KE से लिखा जाता है। समझ गए? वो एक थ्योरी दिए थे, उस थ्योरी में वो अच्छी तरह से समझाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। लेकिन उस थ्योरी को डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है। उस थ्योरी में हम लोगों को थ्योरी थोड़ी ना लिखना है, हम लोगों को फॉर्मूला सीखना है, जैसे कि क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। समझ रहे हैं? तो उस थ्योरी में वो एक फॉर्मूला दिए थे, एक फॉर्मूला के बारे में बताए थे। उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए? और इस फॉर्मूला को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पे देखिए दो टर्म आया, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। उनका इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोग को ये दो टर्म समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सपोज मैं आप लोगों को पहले बताया, जब डेफिनेशन बता रहा था यहां पे, मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स सुइटेबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल की सरफेस में से बाहर निकल जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है? मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे? मेटल की एटम्स में प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हैं? मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? मेटल की सरफेस में मेटल की एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हैं? मेटल की एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा मतलब मेटल के एटम्स में न्यूक्लियस होगा कि नहीं? बिल्कुल। ये मेटल की एक एटम है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और सपोज इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल की एटम में। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा, है कि नहीं? तो सपोज ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खींच रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, सपोज इस मेटल की एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपने तरफ खींच रहा है। अगर हम लोग, और ये मेटल की एटम कहां पे प्रेजेंट है? मेटल की सरफेस में। समझ रहे हैं? अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस में से बाहर निकालेंगे, मतलब अगर मेटल के एटम में से बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा?
मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खींच रहा है अपनी तरफ न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मेटल के एटम में से, यानी मेटल की सरफेस में से, तो हम लोगों को मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से देना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा। समझ रहे हैं, न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा, मतलब ये अभी फ्री है। अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर से दे देंगे तो जो यहां पे अपने तरफ खींच रहा होगा जिस फोर्स से, उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, लेकिन अभी भी बाहर नहीं आ पाएगा मेटल की सरफेस में से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। समझ रहे हैं। तो सपोज यहां पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सपोज हम लोग यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी दिए, एक रेडिएशन गिरा है, एक लाइट गिरा है यहां पे हम लोग, जिसका एनर्जी क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। लाइट गिरा है मतलब क्या, लाइट किससे मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको फोटोन बोलते हैं। यहां पे हम लोग लाइट गिराए, इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे फोटोन्स गिराए, और हर एक फोटोन्स का एनर्जी सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। समझ रहे, एक फोटोन आके यहां पे गिरा जिसका एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से फ्री होने में। समझ रहे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स में से, और बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बच जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से। समझ रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। जितना एनर्जी लगता है मिनिमम, यहां पे मिनिमम हम लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा मेटल की जो एटम है उस न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से। समझ रहे हैं, तो मिनिमम जितना एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में, फ्री करने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहां पे वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जितना बच गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में लगा न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स में से, और जितना बच गया मतलब 10 - 5 = 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो जो बच गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जितना बच गया उस एनर्जी से वो क्या करेगा, यहां से मूव करेगा टुवर्ड्स आउटसाइड फ्रॉम मेटल सरफेस। समझ रहे हैं, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो देखिए फिर से मैं समझा देता हूं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ। हम लोग यहां पे गिराए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे आके जब गिरा तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा वर्क फंक्शन। बचा कितना, 10 - 2 = 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया, फ्री हो गया न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स में से, बच गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फ्री होने के बाद इस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये क्या करेगा, मेटल के सरफेस में से बाहर मूव करेगा।
तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आशा करता हूं समझ गए होंगे। आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो सीख जाएंगे आसानी से। और एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब क्या है, इंसिडेंट फोटोन का मतलब क्या है, जो गिराए थे हम लोग, कितना एनर्जी गिराए थे, कितना एनर्जी का फोटोन गिराए थे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ गए? जैसे कि यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं, सपोज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हम लोग फोटोन गिराए यहां पे। वर्क फंक्शन सपोज मेटल का था 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या था, वर्क फंक्शन था। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में मेटल के एटम में से कितना एनर्जी लगेगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में लग रहा है। समझ रहे हैं? न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स में से फ्री होने में लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको बोल रहे हैं वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन मेटल टू मेटल वेरी करता है, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। समझ रहे हैं? अलग अलग मेटल में इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी लगता है। तो मेटल के अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ये वेरी करता है। समझ गए? और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8 एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां से दिख रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आशा करता हूं समझ गए, नोट्स करिए। तो वर्क फंक्शन क्या है आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में जितना एनर्जी लगता है मिनिमम। मतलब यहां से मेटल का वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगेगा। हम लोग ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा देंगे तो क्या होगा, बाकी बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाले, यहां पे फोटोन जिसका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था, यहां पे ज्यादा डाले हम लोग, वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। समझ गए? तो ज्यादा एनर्जी डाले हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो बच गया कितना, 12। वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ गए? तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। समझ गए? तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या है कि एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में, फ्री करने में। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी क्या है, बचा हुआ एनर्जी। तो वर्क फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, W0 से या फाई से भी लिखते हैं। समझ गए? और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को EI से लिखते हैं। तो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ गए? इसको लिखते हैं, ये वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, h न्यू या hc बाई लैम्डा। आशा करता हूं याद होगा आप लोगों को। तो वर्क फंक्शन भी क्या है कि एनर्जी है, तो इसको लिखते हैं h न्यू नॉट से और hc बाई लैम्डा नॉट से। समझ रहे हैं? ये लैम्डा नॉट क्या है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट क्या है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा नॉट क्या है, ये भी एक वेवलेंथ है। लेकिन वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी को एक अलग सा नाम दे देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको न्यू नॉट से लिखते हैं।
और वर्क फंक्शन की वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा नॉट से, जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वर्क फंक्शन की वेवलेंथ है और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ गए? तो वर्क फंक्शन क्या है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस में से रिमूव करने के लिए। समझ गए? तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहां पे आप लोगों को मैं पूछूंगा, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। E इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब एनर्जी ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। समझ रहे हैं? लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, लेकिन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम। समझ गए? तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है, तो वर्क फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। समझ गए? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है, और वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है, और एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है वर्क फंक्शन। अलग अलग मेटल में क्या होता है? अलग अलग अमाउंट का वर्क फंक्शन रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल की सरफेस में से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन में यहां पे लिखा हूं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन में यहां पे लिखा हूं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है, और वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होता है मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर ऐसे सिंपल आप लोग याद रखिएगा, वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन की वेवलेंथ को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये वर्क फंक्शन क्या करता है? मेटल टू मेटल वेरी करता है। समझ गए? और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। समझ गए? एनर्जी ऑफ फोटोन जितना डालेंगे माइनस जितना वर्क फंक्शन होगा, जितना बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ ए फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वो क्या निकल करके आएगा? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? इसको के के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वन फोटोन कैन एमिट वन इलेक्ट्रॉन ओनली। समझ गए? फोटोन की एनर्जी जितना भी ज्यादा हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। इसका मतलब यह है, नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। देखिए मैं यहां पे समझाता हूं आप लोगों को। सपोज ये एक मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो मेटल है, इस मेटल की वर्क फंक्शन
सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ये जो मेटल है, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में कितना एनर्जी लग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। समझ रहे हैं? तो सपोज मैं यहां पे फोटोन गिराया, सपोज 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सपोज मैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराया, तो ऐसा कभी नहीं होगा इस फोटोन का एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब यह है वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में मेटल के सरफेस में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में लग रहा है एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन हम लोग यूज किए हैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब ये नहीं होगा कभी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करेगा। समझ रहे हैं? और कैसा केस देखने को मिलेगा? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एनर्जी है, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस में से निकालने के लिए, फ्री होने के लिए यूज हो जाएगा, और बाकी बच जाएगा जो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं? जितना ज़्यादा भी हम लोग फोटोन का एनर्जी यूज करेंगे, जितना ज़्यादा फोटोन एनर्जी वाला फोटोन हम लोग यूज करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और जो एनर्जी बच जाएगा उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा फोटोन का, मतलब ये 5, 6, 7 मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गए? तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो इतना समझने के बाद हम लोग ये जो फॉर्मूला था आइंस्टाइन का, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा डेराइव करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन को सपोज हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें, या ई आई से, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। सपोज ई से रिप्रेजेंट करें, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें, तो वर्क फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू नॉट से, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के ई से। और एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं? प्लांक्स जो फॉर्मूला दिए थे, एच न्यू, याद है? एच न्यू। और वर्क फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये जो फॉर्मूला था इसको थोड़ा सा हम लोग डेराइव कर दिए। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो एच न्यू, ये एच न्यू नॉट इस तरफ आ जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एच यहां से क्या हो गया? कॉमन चला गया। न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। और न्यू को हम लोग लिख सकते हैं c/λ, पता है ना? न्यू इक्वल टू c/λ, एक फॉर्मूला है ना। तो न्यू c/λ, न्यू नॉट को कैसे लिख सकते हैं? c/λ नॉट हो गया, इक्वल टू हाफ mv²। तो एच सी कॉमन आ गया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट इक्वल टू हाफ mv²। समझ गए? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये लैम्डा की टर्म में और ये न्यू की टर्म में याद रखिएगा। समझ गए? रखने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो डेराइव कर सकते हैं आप लोग, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां से सारा का सारा निकल करके आ जाएगा। समझ गए? तो ये था डेरिवेशन उनका फॉर्मूला का। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आप लोग नोट्स करिए। ऐसा करते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट कर लेते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में
डिस्कस करेंगे, छोटा लेक्चर होगा और वहाँ पे ग्राफ भी पढ़ लेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ गए? तो आज का लेक्चर में इतना ही। नोट्स करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।